हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एनटीए यूजीसी नेट प्रोग्राम। एक छोटा सा परिचय मेरा आप देख सकते हैं। स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माई सेल्फ नवीन शर्मा मेरा नाम। एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक परस्यू किया, 2013 में गेट क्वालिफाई किया। उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए परचेज ऑफिसर अपनी सेवाएं दी। सिविल सर्विसेज में 16 एंड 17 सिविल सर्विसेज में 2 बार क्वालिफाई किया। उसका अनुभव जो है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में, तो वहां पर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे आपको थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा एनटीए यूजीसी नेट में। वो भी मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन पर बेस्ड है, टैरी के साथ एक प्रोजेक्ट पे छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमने भी यहाँ पर दिया है। तो ये एक प्रोफाइल देखिए फ्रेंड्स। अभी तक मैं आरपीएससी सेक्शन में जाएंगे, अनअकैडमी की प्रोफाइल, अनअकैडमी के ऐप पे आरपीएससी सेक्शन में नाम सर्च करेंगे नवीन शर्मा तो मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर से बहुत समय से ले रहा हूँ, लेकिन ये लेक्चर लिए थे मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज वाले एग्जाम के लिए, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस के लिए लेक्चर लिए थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब टॉपिक्स जो हैं जो कि सिलेबस में जो फॉरेस्ट सर्विसेज में थे और एनटी यूजीसी नेट में जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें काफ़ी हद तक, बहुत तो नहीं बोलूँगा पर काफ़ी हद तक कुछ टॉपिक्स में समानता है। तो वो भी आपको अनुभव यहाँ पे साझा करने का कोशिश की जाएगी। देखिए, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम नवीन इन्वायरमेंट पर टाइप करेंगे यूट्यूब में तो आपको एक दिखेगा प्लेलिस्ट जिसमें तकरीबन 20 लेक्चर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। 20 लेक्चर मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ये सब के सब आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम नवीन इन्वायरमेंट में ये भी आपके टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएंगे यूजीसी नेट में। तो अब तक तो आरपीएससी के लिए जो वीडियोस बना रहे थे, लेक्चर्स पे काम कर रहे थे, साथ ही साथ अब यूजीसी नेट इन्वायरमेंट पे भी उतना ही फोकस करेंगे जितना कि फॉरेस्ट सर्विसेज में एग्जाम में किया था। तो जैसे हम बात करते हैं अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है, अनअकैडमी का ऐप है। अनअकैडमी के ऐप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप प्लस कोर्स जब लेते हैं तो प्लस कोर्स लेने पे आपको इंडिया के जो अनअकैडमी के पे जो काम कर रहे हैं हमारे टॉप एजुकेटर, सबकी क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस कोर्स पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक एजुकेटर की क्लास देख पाए, आप सारे एजुकेटर्स की, मल्टीपल एजुकेटर की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एक इंटरेक्टिव लाइव सेशन रहता है। उसके दौरान आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट इमीडिएट रियल टाइम मैनर में अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो ये हमारी टीम अनअकैडमी यूजीसी नेट के लिए ये एजुकेटर्स अभी काम कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा जो अनअकैडमी एक्सीलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, जिसमें कि जो परफॉर्म करते हैं मार्च 28 संडे 4 to 5 PM यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप का भी आपके पास मौका रहेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी के मंच पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स में सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कोर्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट प्लस में एनटीए यूजीसी नेट। जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, ये फीस पूरे इसकी जो ब्रेक डाउन देखेंगे, फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे आप यहाँ पे। तो देखिए, अनअकैडमी के इस मंच पे एनटी यूजीसी नेट के लिए 12 महीने 1 साल का जो कॉस्ट है वो है 13,750 रुपए, 13,750 12 महीने 1 साल की फी। 24 महीने की फी है ₹20K
20,000 रुपए। और ये फीस भी आपको एक मुश्त एक साथ देने की जरूरत नहीं है, इसको आप ईएमआई के माध्यम से पर मंथ बेसिस पे, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई है, आप पे कर सकते हैं। 12 महीने की जो किस्त आती है लगभग 1146 उसका पड़ता है ईएमआई। और जो 2 साल का प्रोग्राम है वहां पे अप्रोक्सीमेटली 833 अप्रोक्स पड़ता है आपका ईएमआई, पर मंथ ईएमआई। तो ये दे सकते हैं यहाँ पे। इस फीस में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर पे रहिए, घर पे रह के तैयारी कीजिए, घर पे रह के तैयारी कीजिए। आपके फूड एक्सपेंसेस, लॉजिंग एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, जो बाहर किसी कोचिंग में जाते हैं जो खर्चे होते हैं, वो आप करने की आवश्यकता नहीं है। घर पे रह के आप सारे एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स पीडीएफ सहित आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और मेरा कोड NAV10 कोड NAV10 यूज करने से आपको अनअकैडमी के इन सभी कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें मेरे लेक्चर जो यूसी नेट में लूंगा वो तो आप देख ही सकते हैं। और तमाम एजुकेटर्स जो क्लास ले रहे हैं उन सबके लेक्चर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को NAV10 को यूज करने के बाद में। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट इन्वायरमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी मैं लेकर आया। काफी समय से एनालिसिस कर रहा था कि इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है, तो तमाम कंपटीशन एग्जाम होते हैं आपके फॉरेस्ट सर्विसेज में इन्वायरमेंट का पेपर होता है, उसके अलावा यूपीएससी में भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कुछ पेपर्स देखे मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज के, वहां पर भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट स्टेट्स में। तो जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मेरा ये जो एक जब जा रही थी यूजीसी नेट के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम हो सके, कैसे हमें मूव करना चाहिए, किन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो विचार विमर्श करने के बाद में एक नतीजे में पहुंचा, वो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। कुछ बेसिक बात करेंगे स्टार्टिंग से, जो लोग परिचित है इस बात से, फैमिलियर है कि स्ट्रक्चर क्या रहता है एग्जाम का। ओके, जो स्ट्रक्चर से परिचित नहीं है, फैमिलियर नहीं है, उनके लिए एक बेसिक बात आप देख सकते हैं। यूजीसी जो नेट है उसका स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्ट्रक्चर किस तरह का पैटर्न रहता है वो देखिए। हालांकि मैं जो डील करूंगा इन्वायरमेंट साइंस से, पर ये स्ट्रक्चर तो सभी ऑप्शनल पेपर के लिए सेम है। यूजीसी नेट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए आपके 2 पेपर होते हैं, टोटल 2 पेपर हैं इसमें, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो चुका है। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर नंबर 1 में। यहां पर आपको 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स। दूसरा है आपका पेपर नंबर 2 जो आपका ऑप्शनल है, जैसे कि मैं एनवायरनमेंट ले रहा हूं, कुछ लोग यहाँ पे हिस्ट्री भी लेते हैं, कुछ लोग साइंस के और सब्जेक्ट्स लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन है आपके पेपर नंबर 2 में, पर क्वेश्चन का 2 मार्क, तो इसके हिसाब से 200 मार्क टोटल मिला के 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं। चूंकि हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क का है, तो आपका टोटल मार्क्स जिसमें से आपका इवैल्यूएशन होगा वो है 300 मार्क। 300 मार्क में से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। पेपर की जो टाइम लिमिट है 3 आवर्स, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे यहाँ पे 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन, 180 मिनट। किसी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले, किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी है। आपको पता लगना चाहिए कि कितने समय में, कितने टाइम में आपको कितने सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखिए बेसिक सी बात है, 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो सिंपल अर्थमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1 मिनट 12 सेकंड आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट 12 सेकंड मिलने वाले हैं इस पेपर में। पर क्वेश्चन 1 मिनट 12 सेकंड आपको मिलेंगे। देखिए टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन बहुत क्रिटिकल है किसी भी एग्जाम को फाइनल स्कोर अच्छा करने के लिए। 1 मिनट 12 सेकंड आपको मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो आप इसमें कुछ आपको क्वांट्स, एप्टी, रीजनिंग के सॉल्व करने हैं इस पेपर नंबर 1 में। जो तो टाइम टेकिंग हो जाता है, कभी समय लग जाता है। पेपर नंबर 2 जो आपका ऑप्शनल है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जो पैटर्न चेंज किया है यूसी नेट ने, थोड़ा सा पैटर्न, क्वेश्चंस के पूछने का तरीका 17-18 के बाद से थोड़ा क्वेश्चंस के पूछने का तरीका चेंज किया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा अब थोड़े से स्टेटमेंट बेस जो हम बात करेंगे,
कंफ्यूज करने लगा है ऑप्शंस के अंदर, तो यहां पर भी टाइम लग जाता है एलिमिनेशन टेक्निक में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में। तो देखिए 1 मिनट 12 सेकंड में आपको यहां पे टोटल 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। साफ साफ मेंशन है कि इन ईच पेपर ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 2 मार्क। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। तो अब यहां पर वो तो सवाल बनता ही नहीं है कितने अटेम्प्ट करें कितने अटेम्प्ट ना करें, कोशिश होनी चाहिए पूरा अटेम्प्ट करने की, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यूजीसी नेट के जो पैरामीटर्स है, अगर आपका सही जवाब होगा तो पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स, गलत हुआ तो 0, इनकरेक्ट के केस में 0, और अनअटेम्प्ट किया तो भी 0। लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो उस वजह से जो आप कई बार रिस्क लेते हैं, ये हम गैस वर्क करते हैं और उसकी वजह से कई बार एलिमिनेशन टेक्निक से सवालों को सॉल्व करते हैं, पर सही नहीं बैठता, नेगेटिव हो जाता है। पर उससे डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हैं सबको अटेम्प्ट करके आना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 1। अब एक एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, बुक लिस्ट सोर्सेस की बात भी करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि इस एग्जाम में कट ऑफ कितनी आती है। देखिए कट ऑफ में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एग्जाम, डिपेंडिंग ऑन द टफनेस लेवल ऑफ द पेपर। लेकिन एक बेसिक आइडिया जरूर लग जाता है, उसी के आसपास कट ऑफ वेरी करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2020 जून 2020 वाला जो नेट का साइकिल जून 2020 वाला साइकिल था, उसके मुताबिक उसको देखते हैं यहाँ पे। उसमें आप देखेंगे पर्टिकुलरली इस साइकिल में कट ऑफ मार्क्स 59.33% कट ऑफ गया था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 59.33% आउट ऑफ टोटल मार्क्स। उसी प्रकार आप देखेंगे JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 68%। जब इसको हम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो 59.33% इक्वल्स टू 178 मार्क्स आउट ऑफ 300। 178 मार्क आउट ऑफ 300 इन्वायरमेंट साइंस वाले पेपर की बात कर रहा हूं। उसी तरह 68% को जब कन्वर्ट करेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां पे कट ऑफ है 204 मार्क आउट ऑफ 300, 204 नंबर आउट ऑफ 300। तो ये आपका 2020 का आंकड़ा। इसी प्रकार 18-19 का भी जब एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पे भी नजर आएगा कि इसी के आसपास कट ऑफ का फिगर बैठता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 60% लाते हैं या उससे ऊपर स्कोर करते हैं तो चांसेस रहेंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसी प्रकार यदि आप 70% अप्रोक्सीमेटली 70% लेके आते हैं या उससे ऊपर 70% प्लस स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ का मार्क तो अपनी तैयारी हमेशा इस प्रकार होनी चाहिए कि ये मिनिमम बेंचमार्क जो सेट किया गया है प्रीवियस एग्जाम में, इससे ऊपर हमको स्कोर करना है। ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक फिगर, रफ फिगर लेके चलिए कि हाँ मुझे इससे नीचे तो कभी भी किसी हालत में नहीं गिरना है, मेरे स्कोर इससे कम नहीं होना चाहिए। ये बात जो मैंने की थी ये अनरिजर्व कैटेगरी का था, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ आप देख सकते हैं। EWS, OBC, SC, ST सबकी कट ऑफ यहाँ पे दिखाई गई है। यूजीसी नेट ने खुद ने यहाँ पे डेटा जो है शेयर किया था। तो ये जो कट ऑफ डिसीजन किया हमने ये अनरिजर्व के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पेक्टिव कट ऑफ। अब आपकी बात करते हैं इन्वायरमेंट साइंस के सिलेबस की, इन्वायरमेंट साइंस के नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है।
टोटल आपके सिलेबस में यहाँ पे 10 यूनिट प्रिस्क्राइब की हुई है, 10 यूनिट दिखाई गई हैं। ये 10 यूनिट में से काफ़ी टॉपिक जो कि मैंने कवर किए थे आपके फॉरेस्ट सर्विसेज में, काफ़ी टॉपिक्स तो इसमें कॉमन मिल जाते हैं। कुछ टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स में और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं यूजीसी नेट में मेरे इस कोर्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 यूनिट है, हर यूनिट इंपॉर्टेंट है फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क। हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, किसी यूनिट को छोड़ नहीं सकते। आपने देख ही लिया 60% तो मिनिमम है, क्योंकि कट ऑफ में वैरी, तो आपको हर यूनिट को अच्छे से करना चाहिए। इसमें एक यूनिट भी अगर आपने छोड़ दिया तो स्कोप जो है मैक्सिमम मार्क्स का वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। तो हर यूनिट को हमें करके चलना है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में आपके यहाँ पे जो पेपर है, जो सवाल आएंगे, वो सवाल आप देखेंगे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है 10 यूनिट से। तो पर यूनिट से 10 क्वेश्चन होते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, इट में वेरी। पर तैयारी हिसाब से होनी चाहिए कि हमें हर यूनिट को बहुत अच्छे समझ के उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि रियल एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो 10 यूनिट आपके इन्वायरमेंट एंड साइंस के सिलेबस में, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, पहले यूनिट में फंडामेंटल की बात कर रहा है, दूसरे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दूसरी यूनिट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपका टॉपिक दिया है यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 में। इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस जो है वो आपका यूनिट 4 टॉपिक 4। एनर्जी विद एनर्जी एंड इन्वायरमेंट यूनिट 5। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल यूनिट नंबर 6। सॉइल एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 7। उसके अलावा इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, ये आपका यूनिट नंबर 8। इसमें काफी एक्ट्स दिए हैं। उसके अलावा स्टेट्स अप्रोच एंड मॉडलिंग इन्वायरमेंटल साइंसेज, दिस इज यूनिट नंबर 9। एंड लास्ट यूनिट इज कंटेम्पररी इन्वायरमेंटल इश्यूज। टोटल 10 यूनिट आपके सिलेबस में। अब देखेंगे इन यूनिट से एक बात तो साफ साफ समझ में आती है उसको देखने से ही, कि इन्वायरमेंटल साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। देखिए जियो साइंसेज भी है, केमिस्ट्री की बात भी कर रहा है, बायोलॉजी की बात भी कर रहा है, पॉल्यूशन की बात भी कर रहा है, एनर्जी की बात भी कर रहा है, सॉइल की बात भी कर रहा है, सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट की बात भी कर रहा है। तो ये चीजें साफ साफ रिफ्लेक्ट करती हैं कि इन्वायरमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट ऐसा लगता है आसान है, लेकिन इसमें कई टॉपिक्स, कई सब्जेक्ट्स के जो यूनिट्स हैं, कई सब्जेक्ट्स के जो कंसेप्ट्स हैं, वो डिफाइंड है इन ए सिंगल सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो सिलेबस को देखकर आसानी से कंक्लूड किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करें, जैसा कि मैंने कई लेक्चर्स में पहले भी कहा, चाहे वो भले ही फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए थे, जो आज के समय में ऑब्जेक्टिव एग्जाम एमसीक्यू होते हैं, वहां पे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको हर एग्जाम में दिखेंगे। नंबर 1 फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल ऐसे समझ लीजिए, सिंगल लाइनर, एक स्टेटमेंट दिया है, एक क्वेश्चन पूछा है, उसके 4 ऑप्शन, डायरेक्ट आपकी नॉलेज चेक करिए, जो सिलेबस कितना पढ़ा है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, दिस इज कैटेगरी नंबर 1। उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ये आजकल बहुत पूछे आ रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, आपको 3 या 4 स्टेटमेंट देगा, 1 2 3, 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, कंफ्यूज करेगा। स्टेटमेंट, जब तक आपको तीनों स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, यहां पे सवाल गलत हो जाता है। थर्ड कैटेगरी है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं। मैच दी फॉलोइंग, ये पर्टिकुलर टाइप, मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट ए, लिस्ट बी में कुछ पैरामीटर्स, लिस्ट बी में उसके एसोसिएटेड डिफरेंट पैरामीटर्स, आपको मैच कराना है कौन से पैरामीटर लिस्ट ए के लिस्ट बी से मैच होता है, मैच दी फॉलोइंग।
उसके बाद असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ए असर्शन बी रीजनिंग। आपको बताना है असर्शन और रीजनिंग क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या रीजनिंग असर्शन जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। ऐसा भी होता है उस ऑप्शन में कि असर्शन रीजनिंग जो है वो दोनों सही है लेकिन रीजनिंग असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, या दोनों में से कोई एक सही दूसरा गलत है। तो इस तरह के सवाल भी कई बार कंफ्यूजन जो है वो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जब तक हमें उस टॉपिक के डिटेल में ना पता हो। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आज के हर कंपटीशन में, चाहे आपका यूजीसी नेट हो चाहे यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, सभी जगहों पे आपको ये टिपिकल विशेष प्रकार के क्वेश्चंस दिखेंगे। देखिए फ्रेंड, सिंपल सी बात ये है, कुछ भी डिस्कस करने से पहले हर दिन अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हर दिन मैटर करता है, हर दिन कुछ ना कुछ एक आपका परफॉर्मेंस इस प्रकार होनी चाहिए, अपनी तैयारी में कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। वो टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से कुछ आउटपुट आपको गेन होना चाहिए, तब मान के चलिए आप रेस में रहेंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये 2018 का पेपर है, 2018 पेपर, ये 2018 का इन्वायरमेंट का ये पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो सवाल की बस पर्पस ये बताने का, जो सवाल पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें उसका पैटर्न स्ट्रक्चर नोट कीजिए। देखिए ये मैंने कहा ना, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं। अगर टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से ABCD एक स्टेटमेंट देते हैं आपको, उसके 4 ऑप्शन ABCD आपको क्रैक करना है। ये क्वेश्चन तो एक्ट टॉपिक से, जो आपका यूनिट नंबर 8 आई थिंक या 7 जो है एक्ट्स का, उससे उठाया गया है। उसके बाद कुछ सवाल ये अगेन उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक स्टेटमेंट देके आपको 4 ऑप्शन पूछ लिए, यहाँ पे पूछ लिए। तो इस तरह के सवालों में जो कि सिंगल लाइनर होते हैं या फिर आपका फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, जितना सिलेबस को गहराई से किया जाएगा, जितना डिटेल में आपने सिलेबस को समझा है, उसके नोट्स बनाए हैं, आप आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चन, कैटेगरी नंबर 1, मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट ए एसोसिएटेड पैरामीटर्स, लिस्ट बी या लिस्ट 2, आपको मैच कराना है। यहां पर थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन, इस तरह के सवालों में कंफ्यूजन हो जाता है, उस कंफ्यूजन को हमें बिल्कुल हटाना। जनरली इस तरह के सवालों में आपको अगर 2 या 3 भी पता लग गए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि 2 पता लग गए, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच कराना, इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं। ये देखिए बहुत पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। असर्शन रीजनिंग बेस्ड, इसमें अगेन या तो दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, असर्शन का। दोनों सही हैं पर आर जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इस तरह के सवाल भी आपको बहुत दिखेंगे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, और ये पूछे जाएंगे। ये पैटर्न आपका हमेशा फॉलो होता है और होता रहेगा। फिर ये आपके मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये एक ट्रेंड जो बहुत समय पहले थोड़ा सेट हो गया था, वो अब मान के चलिए हर कंपटीशन फॉलो हो रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट, यूपीएससी इस ट्रेंड को लेकर आया था, उसके बाद से हर एग्जाम में फॉलो हो रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको कुछ 3-4 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे रहते हैं और बताना होता है इन स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए एंड डी, ए एंड बी, ए एन सी, बी एन सी। तो यहाँ पे यदि एक स्टेटमेंट पता है, दूसरा नहीं पता, तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए है तो इस वाले ऑप्शन में भी ए है, तो आप, और इस थर्ड में भी ए है, तो आपको डी, बी और सी ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए जब तक आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा नहीं पता है, अटेम्प्ट नहीं हो पाता, सही जवाब नहीं मिल पाता। तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे कंसेप्ट की क्लैरिटी प्लस आपने कितना डिटेल में जाके सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रीड करा है, चीज़ों को समझा है, वो ये आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में मदद
करेगा। ये देखिए, एक कई बार इस तरह के पैटर्न में नोट किया मैंने आपके यूएसए नेट के पेपर में, सीक्वेंस पूछा है, सीक्वेंस पूछा है, कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं यहाँ पे, पैरामीटर्स लिख के उनका सीक्वेंस पूछा गया है, किस पैटर्न में सीक्वेंस फॉलो होगा, क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा, वो यहाँ पूछा गया है। इस तरह के सवाल भी आपको दिखेंगे, सीक्वेंस, कुछ पैरामीटर्स लेके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देके उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऑप्शनल पेपर में। अब बात करते हैं हमारे बुक्स के बारे में, बुक्स और सोर्सेस। बुक्स और सोर्सेस की बात करें कि जब तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्सेस, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि ये जो बात करी हमने इससे आप सवालों को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले फंडामेंटल, जिन लोगों ने तैयारी पहले स्टार्ट कर दी है, पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी यूसी नेट की तैयारी स्टार्ट की है, कैसे अप्रोच करें इन्वायरमेंट साइंस को, तो अप्रोच करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाउंडेशन होता है किसी चीज़ का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यकीन मानिए, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नियोस, फंडामेंटल बुक है, बिल्कुल फंडामेंटल बुक। अभी फंडामेंटल बुक्स की बात कर रहा हूं आपको मैं, जिससे कुछ कंसेप्ट डेवलप करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में। नियोस, नियोस की बुक देखेंगे। नियोस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे इनिशिएटिव है। आपको वेबसाइट पे मैंने आपको nios.ac.in यहाँ पे वेब भी मेंशन कर दिया है, nios.ac.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारा का सारा जो पीडीएफ इन्होंने अपलोड किए हुए हैं बेसिक इन्वायरमेंट को समझने के लिए, वो मिल जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स ने बेसिक स्टार्ट करना है अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, वो जरूर इसको एक बार देख लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या होता है, ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम क्या है, तमाम यूनिट्स यहाँ पे दी हुई हैं, तमाम यूनिट्स दी हुई, इनके पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप, आप अपनी तैयारी को फंडामेंटल सोर्स फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए नियोस से स्टार्ट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वेब सोर्स है और यहाँ पे सब चीजें आपको मिल जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 12, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में। ये भी आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, दोनों माध्यम में अवेलेबल है। उसी तरह से ये जो हमारा यूनिट 10 है क्लास 12 की बायोलॉजी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कोई भी मीडियम, यदि आपका मीडियम हिंदी भी है तो भी आपको ये नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 से चैप्टर 16, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 से चैप्टर 16, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी की यूनिट है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, कुछ टॉपिक एनसीईआरटी ने कवर किए हैं, अच्छे से कवर किए हैं। तो ये भी आपकी फंडामेंटल जो नॉलेज है, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उसको ये हेल्प करेगा बिल्ड करने में। ये चीजें जो मैंने आपको बताया, नियोस बताया, एनसीईआरटी बताया, ये बेसिक चीजें हैं जो करनी है आपको। कारण क्या है, ऑल great creative work is built on a strong foundation. All great creative work is built on a strong foundation. अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, बेसिक बातें क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आगे जाके जो एडवांसिंग या फिनिशिंग करनी है उसमें दिक्कत नहीं आती। और बुक्स की बात करें तो कि तमाम सोर्सेज हैं, तमाम सोर्सेज बुक्स भी अवेलेबल हैं एडवांस आपके टॉपिक को बहुत गहराई से कवर करने के लिए। कुछ बुक्स को मैंने यहाँ पे शेयर किया है, जैसे कि एक बुक कैटलिस्ट की बुक आती है, रूपेन सिंह की कैटलिस्ट की बुक आती है, इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी यूसी नेट की बुक आती है, अरियंस पब्लिकेशन का एडिशन आता है। हालांकि इस एडिशन में थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, पर इस एडिशन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके अलावा एक किताब आर गुप्ता आती है, आर गुप्ता, वहां पर भी आपको प्रीवियस ईयर के जो सवाल है वो वहां पे दिख जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आर गुप्ता बुक आती है, ये भी आप देख सकते हैं। एक कैटलिस्ट बुक है रूपेन सिंह की, इसमें भी कुछ चीजों को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
उसके अलावा शंकर आईएएस, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वहां पे जानते हैं। और ये शंकर आईएएस बुक जो है हालांकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखी गई है, पर कुछ कंसेप्ट के क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसमें सवाल भी दिए हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के, कंसेप्ट के क्लैरिटी के लिए ये भी आपको मदद करेगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी नेट पे अवेलेबल है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको नेट पे मिल जाएगी, स्कैन्ड वर्जन। सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, उसका स्कैन्ड वर्जन, तो खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सवालों की प्रैक्टिस के लिए टीएमएच की बुक आती है, एस निरंजन, टीएमएच की बुक एस निरंजन स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। इन्वायरमेंटल क्वेश्चन बैंक, तमाम स्टेट पीएससी यूपीएससी जहां जहां पे इन्वायरमेंट के सवाल पूछे गए वो उसने कवर किया है। बहुत अच्छी किताब है इन्वायरमेंट क्वेश्चन बैंक, इसका लेवल भी अच्छा मेंटेन किया है। ये आपको कुछ टॉपिक्स जो आपके इस सिलेबस में डिफाइंड है यूजीसी नेट में, उसको सॉल्व करने में मदद करेगी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ऐसी और किताबें भी हैं, ऐसी और बुक भी हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं हमें, जिसका निचोड़, इन सभी किताबों का निचोड़ जो है वो मैं पर्टिकुलरली आपके इस कोर्स में लेकर आऊंगा। इन सभी बुक्स का निचोड़ मैं आपके लिए पर्टिकुलर मेरे कोर्स में लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सहूलियत हो पाए। इस सभी किताबों पे काम किया है मैंने और हमारी टीम ने। तो एनवायरमेंट साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। It means it consists of multiple subjects, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ये कॉम्बिनेशन है। सिंगल सब्जेक्ट कहने के लिए इन्वायरमेंट सिंगल सब्जेक्ट है, आसान है, दिखता है आसान है, पर इसमें कई ट्विस्ट है, कई कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। तो बेसिकली मल्टीपल सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस, जियो साइंस भी है इसमें, आपका केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी है, केमिस्ट्री के रिडॉक्स रिएक्शन वो सब बातें भी हैं, बायोलॉजी के फैक्ट्स भी हैं। उसके अलावा कुछ बात इसने आपकी स्टैट्स की भी की है, मॉडलिंग की भी की है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। इस सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए हर इन सब्जेक्ट्स का बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए कहता हूं मैं इन्वायरमेंट साइंस अच्छा सब्जेक्ट है। सिलेबस टाइमली खत्म, सिलेबस भी 5-6 महीने में आसानी से खत्म किया जा सकता है, बशर्ते आपने डिटेल में सब चीजों को अच्छे से समझाओ पढ़ाओ। देखिए जियो साइंस है यहाँ पे। अब जियो साइंस यहाँ पे कुछ फिजिक्स की बात भी करी है इसने, कोरोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, कुछ जियोग्राफी के फैक्ट्स। जियोग्राफी के फैक्ट देखिए यहाँ पे, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो, ला नीना, जो हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में। अगर आप यूपीएससी आपने दिया हो या फिर आप स्टेट पीएससी दे रहे हो तो वहां पे एल नीना, एल नीनो, ला नीना जियोग्राफी के फैक्ट, इंडियन जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट। वेदरिंग सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा वेदरिंग रिएक्शन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स। तो एनर्जी बजट ऑफ अर्थ, टेक्टोनिक थ्योरी, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड कंसेप्ट्स, ये सब हम कब पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं आप जियोग्राफी में। ये सारे कंसेप्ट आपके जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो आप जियोग्राफी के लिए पढ़ते हैं 11th-12th के एनसीईआरटी, यहाँ पर आपको 11th-12th की एनसीईआरटी, 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, वो पूरी हेल्प करेगी। ये टॉपिक ऐसे है कि लगता है कि ये टॉपिक हमारे मतलब इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड है। तो इन सब फैक्टर्स का, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं बेसिकली, ऑल दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देखिए टेम्परेचर हो, प्रेसिपिटेशन हो, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। मानसून की बात भी की गई है, तो इनका डेफिनेटली इन्वायरमेंट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये कहने के लिए इन्वायरमेंट सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स के कई कंसेप्ट्स को कंबाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जियो साइंस। और देखिए एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपके फॉसिल फ्यूल्स की बात की है। सिलेबस में यूनिट 5 एनर्जी सोर्सेस में फॉसिल फ्यूल्स की बात करिए, हाइड्रो पावर की बात करिए, टाइडल एनर्जी, बेसिकली जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कन्वेंशनल एज वेल एज अनकन्वेंशनल, सभी एनर्जी रिसोर्सेज की बात इन्होंने करी। न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर दी, विंड पावर की बात कर दी, जियोथर्मल एनर्जी की बात कर दी, सोलर एनर्जी की इन्होंने बात करी है, बायो एनर्जी, बायोमास से जो एनर्जी निकलती है उसकी इन्होंने बात करी, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूज,
क्या इंप्लीकेशन है एनर्जी यूज के, वो इन्होंने डिटेल में बात करा। एमिशन ऑफ CO2, एमिशन ऑफ CO2 के बारे में बात की। तो बेसिकली देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज जो है, चाहे रिन्यूएबल हो चाहे आपका नॉन रिन्यूएबल हो, दोनों यहाँ पे कवर किया है आपके सिलेबस में। ये चीजें हम खाली इन्वायरमेंट में नहीं, एनर्जी रिसोर्सेज अगेन हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, हम साइंस में भी ज्योग्राफी के या साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी, उसमें भी हम ये एनर्जी रिसोर्सेज देखते हैं। तो ये टॉपिक अगेन इस बात को क्लियरली जस्टिफाई करता है कि इन्वायरमेंट साइंस जो है वो कई सब्जेक्ट्स के कई कंसेप्ट को लेके बना है। फिर EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए ये EIA तो क्या है कि ये टॉपिक तो कवर करने के लिए मैं किसी किताब को, बुक को सजेस्ट नहीं करूंगा। यूनिट नंबर 8 में टॉपिक दिया EIA, मैं किसी बुक को सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा इंडियन गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑथेंटिक सोर्स खुद आपके लिए अपलोड कर रखा है EIA को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वहां पर वेबसाइट परिवेश.nic.in, परिवेश.nic.in, यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 14 सितंबर 2006 को इशू किया था। उसका PDF आपको आसानी से इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में काफी डिटेल में EIA से संबंधित जो भी भारत में बात है, EIA संबंधी जो भी डिटेल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगी। क्या प्रोसेस फॉलो होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, वो भी नोटिस में, इस पर्टिकुलर नोटिस में आपको समझ में आएगा। तो कुछ पेजेस का PDF है, इसको डाउनलोड कीजिएगा, जरूर आपको ये मदद करेगा EIA को समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए। तो जो EIA की बात है ये तो हम यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्ट्स की, इन्वायरमेंटल लॉज की बात करते हैं। तमाम एक्ट्स आपके सिलेबस में दिए हैं, अब ये जो एक्ट्स वाला टॉपिक है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ तो स्कोर यहाँ पर आता है, या स्कोर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, या बिल्कुल स्कोर नहीं आएगा। स्कोर किसी का आएगा तो इतना आएगा, पूरे में से पूरे सही होंगे, या स्कोर बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगेन दिस टॉपिक, एक्ट्स वाला जो यूनिट है आपका, वो स्कोरिंग एरिया है। स्कोरिंग एरिया है, बशर्ते आपने सारे एक्ट्स के सारे सेक्शंस को कई बार, कम से कम 3-4 बार आपने थोरोली उसको देख लिया हो। मैं प्रेफर करता हूं, मेरी खुद की अप्रोच रहती है, इस तरह के एक्ट्स के लिए आप बेयर एक्ट को फॉलो कीजिए। सारे के सारे एक्ट आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, WPE एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, एयर वाला एक्ट 1981, ये जितने भी एक्ट है, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जितने भी एक्ट दिए हैं, कुछ रूल्स भी हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये जितने भी रूल्स दिए हैं, इन सब रूल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर चीज को, हर एक्ट को, हर रूल को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पार्लियामेंट्री एक्ट बनाती है, रूल्स बनते हैं सरकारी स्तर पे, पार्लियामेंट्री एक्ट बनाती है, तो सारे बेयर एक्ट आपको मिल जाएंगे। हर एक्ट को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट नहीं निकाल सके तो अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव कर लीजिए, और एक बार कम से कम 3-4 बार एक्ट को देखिए, उनके सिनॉप्सिस नोट्स बनाइए, एक्ट्स के सिनॉप्सिस नोट बनाइए कि हाँ इस सेक्शन 1 इससे डील करता है, सेक्शन 4 इस बात से डील करता है, कौन सी अथॉरिटी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। अगेन किसी किताब से बढ़िया सबसे ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट और खुद के उनके एक्ट्स, क्योंकि एक्ट सरकार ने ही बनाए। किसी किताब को फॉलो करने से बढ़िया इन एक्ट्स को आप वेब सोर्सेज से PDF आराम से मिल जाएगा, उसको सेव करिए और उसके अकॉर्डिंग काम उसमें आगे कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया में कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात की गई है आपके सिलेबस में, UGC नेट में। यहां पर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, वाटर कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड, उसकी बात की। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, इसकी बात भी की गई है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात की गई है, प्रोजेक्ट टाइगर, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। फिर उसके बाद अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट
क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, GOI, UNDP, सी टर्टल प्रोजेक्ट, तमाम इनिशिएटिव्स प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पे लाई है, वो सब आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज में दिए हैं। और नर्मदा डैम, टेरी डैम, नर्मदा डैम, टेरी डैम, कावेरी महानदी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से, डैम की वजह से क्या क्रिटिकल इश्यूज, क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होते हैं, उसे क्या समस्या आती है, वो इस करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज में दिए गए हैं। तो हमको इसको भी डिटेल में देखना चाहिए। तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इनके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स, अगेन किताबों में जो बेसिक बात है वो तो हम करेंगे ही, पर इनके लिए बेस्ट सोर्स है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट प्लस न्यूज़पेपर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट प्लस न्यूज़पेपर में आए दिन इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी, खास तौर पे इन्वायरमेंटल इश्यूज, डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आप द हिंदू बेस्ट पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी फॉलो कर सकते हैं आप। हिंदू में कई बार आर्टिकल आया है सरदार सरोवर डैम पे, सरदार सरोवर डैम पे कई बार। तो नर्मदा जो आपका नर्मदा डैम है, यहाँ पर नर्मदा डैम बेसिकली सरदार सरोवर डैम की बात कर रहे हैं। तो कई बार आर्टिकल आया कि इसे बून और बेन, जब एनालिसिस करता है ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, तो उसके प्रॉस कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव डिटेल में करता है। तो आपको एक बार किसी पेपर में या 2 बार, कभी दो रीडिंग बहुत है, एक पर्टिकुलर हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, इस तरह के पुराने जो आपके आर्टिकल्स भी हैं, आप नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। उसके आप एक नोट्स, इस सिंगल पेज का नोट्स बना लीजिए, हाँ ये इन्वायरमेंटल कॉज है, ये नेगेटिव फैक्टर्स है, इन प्रोजेक्ट जुड़े हुए। वो 1 2 3 जो लिखने वाला पर्टिकुलर आर्टिकल है, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इन्वायरमेंट की अच्छी समझ रखते हैं। तो आपको पूरे के पूरे कंप्लीट पिक्चर इन ए 360 डिग्री मैनर, कंप्लीट पिक्चर इन ए 360 डिग्री मैनर समझ में आ जाएगी इन प्रोजेक्ट्स के इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं। तो नर्मदा डैम इन्वायरमेंटल इश्यूज कैन इजीली बी कवर्ड बाय न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट वन। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में चिपको मूवमेंट क्या है आपको मिलेगा, चिपको मूवमेंट क्या है, उसकी पूरी थ्योरी, पूरी हिस्ट्री कैसे आप जाएंगे, फ्लैशबैक में जाके समझाएगा कि क्या क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट क्यों स्टार्ट करना पड़ा, स्टार्ट हुआ तो कब स्टार्ट हुआ, कौन उसके फाउंडिंग जो है मेंबर्स थे, कौन उसके लीडर्स थे, कहां पर स्टार्ट हुआ, किसने किया, कब किया, कहां, किसने, कब, इन सब बातों का जवाब आपको चिपको मूवमेंट में पूरी तरह अच्छे से मिल जाएगा। तो याद रखिए चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, जितने मूवमेंट्स है इसके लिए बेस्ट सोर्स है या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट में दिया हो, या आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और अभी हाल फिलहाल आर्टिकल नहीं भी आ रहा तो पुराने आर्काइव्स में आपको पुरानी कटिंग्स सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, जब हम तैयारी करते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। कई लोगों ने मुझसे पूछा सर नोट्स कैसे बनाएं, सिलेबस ज़्यादा होता है, एंड टाइम पे सब जो है हॉच पॉच हो जाता है, तो नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरा पर्टिकुलर एनालिसिस है कि आप किसी भी टॉपिक का नोट बना रहे हो तो उस टॉपिक को रखो सेंटर में, जैसे सपोज आप बना रहे इंडस्ट्री एनालिसिस, सपोज आप टॉपिक बना रहे इंडस्ट्री एनालिसिस का, आपने उसको रखा सेंटर में, और उस टॉपिक से संबंधित जितनी बातें आपको करनी है उसको आप यहाँ पे एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट या ट्री डायग्राम की हेल्प से, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो डायग्राम और ट्री डायग्राम, ब्लॉक, फ्लो एंड ट्री, इन 3 अप्रोचेस का यूज करो। आज का जमाना सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना टाइम आपका सेव होगा, आपकी एनर्जी कंजर्व होगी। तो यहाँ पर आप एक टॉपिक को सेंटर में रखो, उससे एसोसिएटेड चीजें जो है वो इस तरह से आप यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम वे आप फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, उससे नोट्स एक कंसाइज बनते हैं, नोट्स सिनॉप्सिस की फॉर्म में कंसाइज नोट्स बनते हैं, और कंप्लीट पिक्चर एक सिंगल पेज में आपको एक्सप्लेन हो जाती है कि रेदर देन कि पॉइंट बाय पॉइंट पैराग्राफ लिखते आ रहे हैं। इस अप्रोच का यूज करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपके अच्छे नोट्स बनेंगे। तो ये जो टूल्स हैं, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, ऑल दीज आर वेरी हैंडी, बहुत हैंडी टूल्स हैं। कंप्लीट द सिलेबस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। इनकी इस तरह के नोट्स बनाते हैं तो खास बात ये होती है कि सारा का सारा सिलेबस जो है वो एक शॉर्ट टाइम में, सारा सिलेबस एक शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और एक पेज आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी। सिंगल पेज में टॉपिक देखा तो उस टॉपिक की सारी डायग्राम से सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, रेदर देन कि सारे एक एक लाइन लिखते आ रहे हैं, उसको पढ़ने में समय लगता है, और कई बार ये होता है कि एंड में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है।
पर ये अप्रोच बहुत हैंडी है पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। तो एक मूल मंत्र, एक फंडामेंटल बात जो याद रखनी है हमेशा, कि आपको जो है कंप्लीट करना है अपना सिलेबस यूनिट वाइज, किसी यूनिट को नहीं छोड़ना है। दिस इज रूल नंबर 1। स्ट्रेटजी बनाओगे तो इस तरह से बनाओ कि सिलेबस की हर यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, टाइम बाउंड मैनर में, आपको टाइम बाउंड मैनर में अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए इस वाला एग्जाम पेपर हो रहा है तो सभी तो समय मई में एग्जाम है, जो ये अपकमिंग वैकेंसी है, अपकमिंग जो एग्जाम है, सेकंड साइकिल दिसंबर में होती है, सेकंड साइकिल दिसंबर में होगी, उसमें टाइम है आपके पास। तो यदि 6-7 महीने का टाइम है, या आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट साइकिल के लिए, तो टाइम बाउंड मैनर में चीजों को लेके चलें। थर्ड, टारगेटेड बेस्ड अप्रोच, लाइक इन कॉर्पोरेट और कंपनी। कॉर्पोरेट कल्चर में जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट कंपनी में या कोई प्रोजेक्ट जब दिया जाता है तो उसके साथ में एक डेडलाइन जोड़ दी जाती है कि आपको 6 हफ्ते में, 7 हफ्ते में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। तो आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, यूनिट 1 का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या जियो साइंस पढ़ रहे हैं, तो टारगेट बनाइए, जियो साइंस मुझे 1 महीने में कंप्लीट करना है, 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो टारगेट बेस्ड अप्रोच नहीं होगा, उसको अपनी कॉपी में या पर्टिकुलर आपकी वॉल पे उसको पेस्ट कर लीजिए, उस टाइमलाइन को, उसको बार बार देखेंगे, समझ में आएगा हाँ मेरे पास इतना टाइम बचा है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। मेक शॉर्ट बट कंप्लीट नोट्स फॉर ऑप्शनल, पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट साइंस की बात की जाए तो आप जो है शॉर्ट बनाइए नोट्स, नोट्स भले ही शॉर्ट हो आपके, बट दे शुड बी कंप्लीट। 360 डिग्री पे वो कंप्लीट होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ में, छूटना कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम, ट्री डायग्राम, इनकी हेल्प से आप कंसाइज नोट्स बना सकते हैं। तो मेक शॉर्ट बट कंप्लीट नोट्स। ट्राई टू कंप्लीट रिवीजन बिफोर 20 डेज ऑफ एग्जाम। मान लीजिए आप एग्जाम, अभी ये मई वाला एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में आप अपीयर होंगे, नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम से 20 दिन पहले आपको ये चीजें खत्म करनी है, पूरा सिलेबस अच्छे से। कई बार रिवीजन एग्जाम से 20 दिन पहले हो जाना चाहिए। आखिरी के लास्ट 20 डेज ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में वो होते हैं सिर्फ इंटेंसिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। लास्ट जो 20 दिन होते हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कि और इंटेंसिव वे में सब तरह के सवालों को हल कर लिया जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर हो चाहे और कोई ऑब्जेक्टिव सवाल हो। ये एक बेसिक सी बात है, लेकिन इसका फॉलो करना, इसका इम्प्लीमेंटेशन इज क्रिटिकल। इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकल है इन चीजों का। तो आज के जमाने में कॉम्पिटिटिव, इस युग में, कॉम्पिटिटिव एरा में, वन हैज टू बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब एस आपकी गोल की सेटिंग, एस सेटिंग, आपकी जो गोल की सेटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्पेसिफिक आपकी गोल की सेटिंग यहां पे स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक। सेकंड, मेजरेबल, आपके जो गोल सेट किए, ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने में 10 के 10 मिनट कवर कर लूंगा। इट शुड बी मेजरेबल, क्वांटिफाइड होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। तो एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल। एग्रीड अपॉन, यू शुड बी एग्रीड अपॉन, जो आपने स्पेसिफिक जो गोल सेट किए हैं, यू शुड एग्री अपॉन। फोर्थ, रियलिस्टिक, ये जो आपकी अप्रोच है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल मैनर में नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ पूरा सिलेबस 2 साल में कंप्लीट करूंगा, 10 के यूनिट 2 साल में कंप्लीट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ 1 महीने में 15 दिन में 10 के 10 यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाता। कई सारे टॉपिक्स देखने पड़ते हैं, कई यूनिट्स होती हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करनी है, इंटेंसिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे रियलिस्टिक। लास्ट, टाइम बाउंड मैनर में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम के जो डेडलाइन है उसको याद में रखते हुए। तो यू शुड बी स्मार्ट टू क्रैक एनी एग्जाम। अगर यूसी नेट की बात करें तो यहां पर भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो कुछ चीजें, बेसिक बात कि आप अपने सिलेबस, जो आपका सिलेबस है ना, उसका सबसे पहला काम ही करना है कि सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने रूम, अपने वॉल वहां पे पेस्ट कर दीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, चाहे कोई भी ऑप्शनल है, पेपर 1 पेपर 2 का आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप अपने वीक एरियाज, आपको लगता है कि हाँ इस यूनिट 2 में, यूनिट 3 में ये टॉपिक मेरा वीक है, तो वीक एरियाज को, ग्रे एरियाज को हाईलाइट कीजिए।
ग्रे एरियाज को हाईलाइट कर दीजिए, जूम इट। उनको जूम करने का मतलब वो आपको दिखने चाहिए, हाईलाइटेड फॉर्म में दिखने चाहिए, हाँ ये मेरी कमी है। और अगर पॉसिबल हो सके, टाइम आपके पास हो, तो आप जो आपने हर यूनिट में जो जो ग्रे एरियाज है, जो वीक एरियाज है, उसको फिल्टर आउट कीजिए। फिल्टर आउट करके एक अलग से पेज बनाइए, एक अलग से नोट बनाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए, ताकि वो जो ग्रे एरियाज है वो आपके सामने लाई करें। रिमेंबर, अगर आपकी वीकनेस आपकी आईज के सामने, इफ योर वीकनेस लाई इन फ्रंट ऑफ योर आईज, तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है हमारे ये इन एरियाज में वीकनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने अपने स्टडी रूम की वॉल पे पेस्ट करना क्रिटिकल है। साथ में ग्रे एरियाज को फिल्टर करो, जूम इट एंड पेस्ट इट। टाइम टेबल इज क्रिटिकल, टाइम टेबल बहुत क्रिटिकल है। आप बनाइए शेड्यूल डे वाइज, शेड्यूल शुड बी डे वाइज, शेड्यूल डे वाइज। संडे को क्या करना है, मंडे को कौन सा यूनिट उठानी है, ट्यूसडे को कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर ट्यूसडे के स्लॉट में आपने पेपर 1 कब करना है, पेपर 2 कब करना है, उसी प्रकार वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो शेड्यूल बनाना जरूरी है कि 7 दिन में कौन कौन से यूनिट आप उठाएंगे, कौन कौन से पेपर्स 1 और 2 कैसे कैसे आप करते चलेंगे। तो शेड्यूल इज क्रिटिकल। शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल होगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी, रिजल्ट उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलता है। 100 बातों की एक बात, सब डिस्कस कर लो, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि स्मार्ट वर्क तो करना ही है, जो आज के ज़माने की नीड है, बट हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो प्रिपरेशन उस हिसाब से रखिए कि ये सब चीज़ों को, सारे सिलेबस को आपने कंप्लीटली कवर कर लिया हो। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैं भी जुड़ रहा हूँ आपके साथ में इस यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पे। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक नया बैच आपका अप्रैल से, तो नया बैच है मेरा, वो आपको दिखेगा इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। मेरा नया बैच आपको दिखेगा यहाँ पे अब अप्रैल में मेरा नया बैच जो है वो आपको दिखेगा यहाँ पे अप्रैल में। नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट इन्वायरमेंट साइंस का यूजीसी नेट का नया बैच अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इन्वायरमेंट में जितना डेडिकेशन के साथ में काम किया था आरपीएससी में, उसी प्रकार अप्रैल में नया बैच लेके आ रहा है यूजीसी नेट के लिए। इस पे काम किया जाएगा और यहाँ पर आपको सारे सोर्सेस, जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज, उन सभी का निचोड़ उस मटेरियल में आपको दिख जाए, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा कोड जो है, ये कोड NAV10, जो मेरा कोड है यहाँ पे, ये NAV10, मेरा कोड NAV10 को यूज करने के बाद आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्स को तो एक्सेस कर ही पाएंगे, और साथ ही साथ तमाम हमारे जो टॉप एजुकेटर हैं सभी के आप कोर्स प्रोग्राम को देख सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं फ्रेंड्स विदा लूंगा आपसे इस मंच के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को उसी प्रकार से मजबूत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।